नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वंदे मातरम की आड़ में अहम मुद्दों से लोगों को भटका रहे मोदी शाह, संजय सिंह का बड़ा खुलासा। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि गृह मंत्री के एक आंख में दुर्योधन दिखता है और दूसरी में दुशासन, ममता बनर्जी का अमित शाह पर बड़ा हमला। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम की पूरी टीम बेनकाब, संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के बाद कांग्रेस ने भाजपा को लिया आड़े हाथ। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि यूपी में छात्र आंदोलन की तैयारी, 15 दिसंबर से युवा करेंगे हल्ला, अखिलेश यादव का भी मिला समर्थन। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा दिल्ली एनसीआर में और बढ़ी मौसम की मार, कोहरे के साथ शीतलहर की दस्तक, AQI 300 के पार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जाएं। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। वंदे मातरम की आड़ में अहम मुद्दे से लोगों को भटका रहे मोदी और शाह, संजय सिंह का बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, वंदे मातरम गीत को लेकर सियासी गलियारों में जमकर चर्चा चल रही है। इसे लेकर पक्ष विपक्ष अपने आमने सामने आ चुकी है और आलम यह है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार इस मुद्दे को ढाल बनाकर देश में फैली महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम अन्य मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे लेकर भाजपा पर हमलावर है। हालांकि चर्चा भले ही सदनों में हुई, लेकिन इसकी गूंज यूपी में भी खूब उठ रही है। वहीं सदनों में इस विशेष चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि वंदे मातरम का नारा लगाने वाले शहीदों की कुर्बानी पर जिनका कोई इतिहास नहीं, वो आज देशभक्ति के ठेकेदार बने घूम रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि सरकार वंदे मातरम की आड़ में असली मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, दलित पिछड़ों पर अन्याय और देश की आर्थिक लूट से ध्यान भटकाना चाहती है। संजय सिंह ने कहा कि वंदे मातरम मातृभूमि की वंदना है, लेकिन जो मातृभूमि को बेच रहे हैं वो उसकी वंदना नहीं है, अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार देशभक्ति की बातें करती है, लेकिन 1 रुपए में अपने मित्र को हजारों एकड़ जमीन और लाखों पेड़ दे देती है। उन्होंने कहा कि रेल, सेल, तेल और देश की जमीन बेचकर मातृभूमि की वंदना नहीं हो सकती। जो लोग देश बेच रहे हैं वो वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सांसद ने कहा कि आरएसएस ने ना तो कभी तिरंगा फहराया, ना राष्ट्रगान स्वीकार किया और ना वंदे मातरम बोला। 1949 में आरएसएस के अखबार ऑर्गेनाइजर में राष्ट्रगान का विरोध किया गया था। देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी को इसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गृह मंत्री के एक आंख में दुर्योधन दिखता है और दूसरी में दुशासन, ममता बनर्जी का अमित शाह पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक बताया और चेतावनी दी कि यदि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान एक भी योग्य मतदाता का नाम सूची से हटाया गया तो वो धरना देंगी। शाह पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने नदिया जिले के कृष्णानगर में एक रैली में कहा कि देश का गृह मंत्री खतरनाक है, उनकी आंखों में ये साफ दिखता है, एक आंख में दुर्योधन दिखता है और दूसरी में दुशासन। बनर्जी ने आरोप लगाया कि 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले SIR का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाया गया तो मैं धरना दूंगी। पश्चिम बंगाल में कोई निरुद्ध केंद्र नहीं बनेगा। वो वोटों के इतने भूखे हैं कि चुनाव से ठीक 2 महीने पहले SIR करा रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या अब मुझे दंगाइयों की पार्टी को अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत है। केंद्र सरकार पर बंगालियों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे पास एक केंद्रीय गृह मंत्री है जो सभी बंगालियों को बांग्लादेशी करार देकर उन्हें निरुद्ध केंद्रों में भेजने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर किसी को जबरन निकाला जाता है तो उसे वापस लाने का तरीका हम बखूबी जानते हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए बीजेपी से जुड़े अधिकारियों को तैनात कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम की पूरी टीम बेनकाब, संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ। जी हां दोस्तों, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा और राज्यसभा में हुई चर्चा के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर सदन में हुई चर्चा में पूरी तरह बेनकाब और गलत साबित हुई। कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में वंदे मातरम पर 3 दिन तक चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि चर्चा में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान पर भी चर्चा हुई। रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने 2 प्रमुख इतिहासकारों द्वारा लिखी गई किताबें रुद्रांगसु मुखर्जी की भारत माता का गीत, राष्ट्रगान का एक अध्याय और सभ्यसाची भट्टाचार्य की वंदे मातरम पढ़ी ही नहीं है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में छात्र आंदोलन की तैयारी, 15 दिसंबर से युवा करेंगे हल्ला, अखिलेश यादव का भी मिला समर्थन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सोमवार 15 दिसंबर को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को घेरेंगे। स्टूडेंट्स ने पब्लिक सर्विस कमीशन में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध जताने के लिए कदम उठाया और इस संबंध में एक पोस्टर भी जारी किया है। यूनाइटेड कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स रोर फोरम द्वारा जारी पोस्टर में लिखा है कि सोमवार 15 दिसंबर को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को घेरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। स्टूडेंट्स ने कमीशन में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने स्टूडेंट के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के जवाब में तैयारियों को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। यूनाइटेड कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स रोर फोरम द्वारा जारी पोस्टर में लिखा गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन यूनाइटेड कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट रोर फोरम 15 दिसंबर गेट नंबर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन सोमवार सुबह 11 बजे करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली एनसीआर में और बढ़ी मौसम की मार, कोहरे के साथ शीतलहर की दस्तक, AQI 300 के पार। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के साथ लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गुरुवार सुबह सिर्फ गलन भरी ठंड लेकर नहीं आई, बल्कि हवा में तैरते धुंध, स्मॉग और नमी ने मिलकर मौसम को और भी भारी बना दिया। 11 दिसंबर की सुबह लोगों ने सड़कों पर उतरते ही महसूस किया कि तापमान तेजी से गिर रहा है और कोहरा की भी मार शुरू हो गई है। हवा की रफ्तार पहले जरूर बढ़ी है, जिससे प्रदूषण में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन दृश्यता कई जगहों पर अभी भी काफी कम बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में सुबह की ठंड और घना कोहरा दोनों मिलकर राजधानी के मौसम को और सख्त बना सकते हैं। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में तड़के हल्का कोहरा दिखाई दिया। हवा में ठंडक ज्यादा थी। लगातार गिरते तापमान ने सुबह सुबह ठिठुरन बढ़ा दी। IMD के अनुसार अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा में अमित शाह के भाषण पर राहुल गांधी बोले, हमने जो बिंदु रखे हैं उनका जवाब नहीं दिया। जी हां दोस्तों, यहां पर प्रियंका गांधी ने भी तंज कसा है। आपको बता दें कि लोकसभा में बुधवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना जवाब दिया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने अमित शाह के जवाब पर असंतोष जताया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जो हमने बिंदु रखे हैं उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया। एक उदाहरण लेकर बोल रहे हैं तो आपने उनका चेहरा देखा होगा। मैंने उनको कहा था कि पारदर्शी मतदाता सूची सबको दीजिए, उन्होंने उस पर एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा था कि भाजपा के नेता हरियाणा और बिहार में वोट दे रहे हैं तो उन्होंने उस पर भी कुछ नहीं बोला। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैंने जो पॉइंट्स रखे हैं अमित शाह ने उनका जवाब नहीं दिया, वो अपना बचाव कर रहे थे। आपने उनका चेहरा देखा होगा। मैंने कहा था कि हमें पारदर्शी वोटर लिस्ट दीजिए, हमें EVM का आर्किटेक्चर दीजिए। और यहीं आपको बता दें कि भाजपा के नेता हरियाणा बिहार में वोट दे रहे हैं। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी के सॉलिड प्रूफ हैं और चुनाव आयुक्त को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है, लेकिन अमित शाह ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी कहा कि 1 घंटे तक उन्होंने सिर्फ ये सफाई दी कि उन्होंने वोट चोरी नहीं की है। अगर कोई बेगुनाह है तो क्या वो इतनी लंबी सफाई देगा? कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कहा कि 2 दिनों से लोकसभा में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी जहां विपक्ष ने अपनी बात रखी थी। आपने हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में वोट चोरी की है। क्या वो ये कहना चाहते थे कि घुसपैठियों के आधार पर ही उनकी सरकार सत्ता में है? वो लोगों के बीच अपनी बात ले जाने के लिए घुसपैठिया कर रहे हैं। अगर देश में इतने समय में घुसपैठियां हैं तो इसका जवाब कौन देगा? और इन कारणों से सभी विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा की लापरवाही से दिल्ली की जनता परेशान, भारद्वाज का बयान। जी हां दोस्तों, दिल्ली में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि NGT में स्वयं भाजपा सरकार ने स्वीकार किया है कि हरियाणा के ड्रेन नंबर 6 से आने वाले सीवेज और औद्योगिक कचरा दिल्ली के ताजे पानी को दूषित कर रहा है। ये वही मुद्दा है जिसे आम आदमी पार्टी सरकार वर्षों से उठाती रही, लेकिन तब भाजपा और उपराज्यपाल इसे प्रोपोगंडा कहकर खारिज कर देते थे। उन्होंने बताया कि आप सरकार के समय भी इंडस्ट्रियल वेस्ट का मुद्दा बार बार उठाया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार को चुनौती, नई
स्वीकार, कुछ बोले तो हो जाओगे गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो सरकार को चुनौती देगा उसकी पुरानी फाइलें खुल सकती हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को चलती ट्रेन से गिरफ्तार कर उनकी 26 वर्ष पुरानी एक तथाकथित आवंटन फाइल को खोल दिया गया है। अमिताभ ठाकुर फिलहाल इस वक्त कफ सिरप मामले में सरकार को बेचैन कर रहे थे और यहीं पर आपको बता दें कि इससे पहले भी वो योगी सरकार में जेल की हवा खा चुके हैं। कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर आरोप है कि एसपी देवरिया रहते हुए उन्होंने गलत तरीके से औद्योगिक प्लॉट का आवंटन अपनी पत्नी के नाम करवा लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि कफ सिरप घोटाले ने कई बड़े दफ्तरों में कंपकपी ला दी थी और यहाँ पर कोडीन की महक से लेकर सफ़ेद कोट वाले दरबारियों तक पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया। सरकार और पुलिस स्वास्थ्य गठजोड़ की मिलीभगत पर ठाकुर ने जिस स्तर पर सवाल उठाए वो सीधे सत्ता के गले की हड्डी बन गए। कफ सिरप माफिया पर उनका हमला किसी लोकल बाबू पर नहीं था, वो उन अदृश्य चेहरों को उजागर कर रहा था जिनकी गाड़ियों पर लाल बत्ती नहीं होती लेकिन फैसलों पर उनकी मुहर होती है। ठाकुर के सवाल इतनी तेज आवाज में उठे कि स्वास्थ्य विभाग को अपने ही कर्मचारियों की जांच करनी पड़ी। पुलिस लाइन से लेकर विभागीय दफ्तरों तक बेचैनी फैल गई और बेचैनी जब सत्ता तक पहुंची तो वो दो ही काम करती है, या तो सुधार या बदला। इस बार सुधार कम और बदला का तड़का ज्यादा पड़ा। आपको ये कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में हो रहे गैर कानूनी काम में बीजेपी के लोगों का हाथ। अखिलेश यादव ने कफ सिरप, किसान, एसआईआर और गंगा पर घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं उन सब में बीजेपी के लोगों का हाथ है। सपा अध्यक्ष बुधवार को एक कार्यक्रम के सिलसिले में गौतम बुद्ध नगर पहुंचे, जहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि विपक्ष की सक्रियता से बीजेपी की नींद हराम है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब से कफ सिरप वाला मामला आया है, बुलडोजर का चालक चाबी लेकर और बुलडोजर छोड़कर भाग गया है। अब मुख्यमंत्री के पास न चालक है न चाबी है। अखिलेश यादव ने पूछा कि पहले तो बुलडोजर से न्याय मिलता था लेकिन अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि कफ सिरप के मामले में सत्ता के सीट्स पर बैठे लोगों के सजातीय लोग शामिल हैं जिससे जांच कराई जा रही है, वो भी उनके सजातीय हैं। एसटीएफ के लोग भी कफ सिरप मामले में शामिल थे, इसीलिए जब से भाजपा वालों के नाम आए हैं तब से बुलडोजर का चालक चाबी लेकर भाग गया है। घुसपैठ और बांग्लादेशियों को लेकर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि कोई भी घुसपैठिया नहीं है। अगर बीजेपी सरकार के 11 साल के बाद भी घुसपैठिया ढूंढे जा रहे हैं तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सपा प्रमुख ने विशेष गहन पुनरीक्षण की भी आलोचना की। पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि ये एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं, अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हम पीडीए वालों को निकालेंगे। फिल्म सिटी को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म सिटी की क्या जरूरत है क्योंकि बीजेपी सरकार में पहले से ही कई कलाकार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी नहीं बल्कि राष्ट्र विवाद पार्टी है और उन्होंने कहा कि वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद का नारा देकर भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस सहित देश के बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने आज़ादी दिलाई। उन्होंने कहा कि इनको लेकर भाजपा हर जगह विवाद ढूंढती है और ये राष्ट्रवादी नहीं राष्ट्र विवाद पार्टी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग बना भाजपा का वोट चोरी करने का हथियार, राहुल गांधी का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर कि बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग को वोट चोरी करने का हथियार बना रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत की जनता ये 3 बहुत जरूरी और सीधे सवाल पूछ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जवाब एक ही है कि निर्वाचन आयोग को वोट चोरी करने का औजार बनाया जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी के कृत्य को अंजाम देकर आइडिया ऑफ इंडिया नष्ट कर रही है। उन्होंने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान 2023 के निर्वाचन कानून का उल्लेख करते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इस कानून में पूर्व व्यापी प्रभाव से संशोधन किया जाएगा तथा चुनाव आयुक्तों को कटघरे में लिया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि 2023 के इस कानून को बदलने की जरूरत है क्योंकि यह निर्वाचन आयुक्तों को यह ताकत देता है कि वो जो चाहे करें। उन्होंने कहा था कि इसकी चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखा गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत 3 सदस्यीय चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी की आगामी जर्मनी यात्रा ने राजनीतिक बवाल भी मचा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सदन में एसआईआर के मुद्दे पर भड़के अखिलेश यादव, विपक्ष ने चुनाव आयोग और बीजेपी की लगाई क्लास। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में देश में जारी चुनाव सुधारों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। ऐसे में चर्चा के दौरान चुनाव आयोग की ओर से अलग अलग राज्यों में शुरू किए गए वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर जमकर चर्चा हुई। विपक्षी दलों की ओर से एसआईआर पर बहस करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। वहीं इस दौरान जब सदन में चर्चा हुई तो जमकर बहस हुई। एसआईआर को लेकर विपक्ष ने केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला और इसी कड़ी में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी आक्रामक मूड में नजर आए। कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद अखिलेश यादव ने सदन में एसआईआर पर चर्चा के बीच रामपुर उपचुनाव का मुद्दा उठाया और इस दौरान सपा मुखिया ने कहा कि रामपुर उपचुनाव में वोटिंग के दिन जिस दिन वोट पड़ रहा था उस दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पुलिस और प्रशासन इस बात पर लगा हुआ था कि कोई वोटर घर से नहीं निकले। पहली बार बीजेपी वहां से चुनाव जीती थी। एक एक घटना की सूचना हमने चुनाव आयोग को दी थी, इसके बावजूद चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। सदन में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि एक समय था जब हम कांग्रेस से लड़ते थे, आज आपसे लड़ रहे हैं। जहां से आपने कम्युनल माहौल तैयार किया था उस अयोध्या से हमारी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते हैं। उत्तर प्रदेश में बीते एक साल के भीतर हुए उपचुनावों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर हुए बायपोल में भी धांधली के आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने वर्ष 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में फारुखाबाद सीट का भी यहां पर उदाहरण दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि रिजल्ट बदलने के लिए लाठीचार्ज हुआ, बिजली आई गई, लोगों को परेशान किया। सपा चीफ ने कहा कि जितने भी उपचुनाव हुए हैं वोट चोरी नहीं, वोट की डकैती हुई है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि इलेक्शन के समय पर सभी को बराबर का स्पेस मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर दूसरे की इमेज बनाने के बजाय खराब करने पर पैसा खर्च किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव बोले लोकतंत्र बचाने के लिए कुछ हो सकता है तो बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए, दुनिया के विकसित देश में जैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम सब पूरे देश के लोग चाहते हैं कि चुनाव बैलेट से हो। अगर लोकतंत्र बचाने के लिए कुछ हो सकता है तो बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए। दुनिया के सभी विकसित देश अमेरिका, जापान, जर्मनी बैलेट अपना रहे हैं क्योंकि उनके देशों में भी ईवीएम पर सवाल उठे थे। उन्होंने कहा कि जर्मनी कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर ईवीएम से वोटिंग हुई तो उसे असंवैधानिक माना जाएगा, तो उन्हें ईवीएम हटाने में क्या दिक्कत है। कुंदरकी और मीरापुर चुनाव में पुलिस ने साधारण कपड़े पहनकर वोट डाले। अगर मैं जो कह रहा हूं वो गलत है तो सीसीटीवी जनता को दिखा दो। वहीं दोस्तों, इससे पहले अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा था कि चुनाव सुधार तभी होगा जब निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होगा और इसे पारदर्शी बनाने के लिए इसमें नियुक्ति के तरीके बदलने की जरूरत है। उन्होंने ईवीएम के बजाय मतपत्रों से चुनाव कराने की भी मांग की और चुनाव सुधार पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए सपा सांसद ने कहा था कि निर्वाचन आयोग को निर्भीक होने और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि चुनाव सुधार निरर्थक है जब तक निर्वाचन आयोग के अंदर सुधार नहीं हो जाता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शीतलहर का अलर्ट, दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। आ गया वेदर अपडेट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने 12 दिसंबर तक भारत के कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिम भारत से सटे उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने की आशंका है, जिसका प्रभाव 12 दिसंबर तक रहेगा। आईएमडी के मुताबिक 13 दिसंबर तक असम और मणिपुर के अलग अलग इलाकों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। राहत के लिए 13 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश, बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। दिल्ली में 12 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। रात और सुबह के समय धुंध, हल्का कोहरा छा सकता है। अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में राजधानी क्षेत्र के तापमान में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि दिन के समय हल्की धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिली हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वंदे मातरम पर मचा सियासी संग्राम, विपक्ष ने निकाली बीजेपी आरएसएस की हवा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वंदे मातरम इस गीत को लेकर बीते कुछ दिनों से सियासी पारा कुछ ज्यादा ही हाई चल रहा है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है। सड़कों से लेकर संसद तक इस पर
चर्चा हो रही है। सत्ताधारी दल भाजपा द्वारा एक तरफ जहां इसे लेकर विपक्ष पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी इस मामले पर भाजपा पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहा है। जिस देश में महंगाई का ये आलम हो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक वक्त का खाना खाकर दूसरे वक्त के खाने की तलाश करते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। रोजगार का आलम तो आप बखूबी समझते ही होंगे। देश का युवा सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है, सरकारी नौकरी के इंतजार में जाने कितनों की उम्र निकल गई, तो कई लोगों ने मौत को गले लगा लिया। उसी दिल्ली में सदनों में अब जब वंदे मातरम को लेकर चर्चा चल रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर हजारों शिक्षक और छात्र अपने हक के लिए जंतर मंतर पर भूखे प्यासे धरना दे रहे होते हैं। खैर, इन सब से सत्ताधारी दल भाजपा को भला क्या, उसे तो बस हिंदू मुसलमान राजनीति करनी आती है। यही वजह है कि आज युवा वर्ग पूरी तरह से राहुल गांधी की विचारधारा के प्रति आकर्षित हो रहा है।